हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का। आज की इस वीडियो सेशन में भारतीय न्यायपालिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आरआरबी एनटीपीसी रेलवे में आया हुआ प्रश्न है। तो भारतीय न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। राज्य व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। एक या दो प्रश्न किसी भी एग्जाम में आते ही आते हैं। आगे हम लोग चलते हैं एक कोटेशन के साथ। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पे विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। आगे हम प्रश्नों पे चलते हैं। प्रश्न संख्या प्रथम से शुरुआत करते हैं। प्रथम है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का शपथ कौन दिलाता है? जो हमारे सबसे बड़े कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और मुख्य न्यायाधीश का शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मुख्य न्यायाधीश सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का चुनाव होता है। और चुनाव की प्रक्रिया कॉलेजियम सिस्टम बना होता है। कॉलेजियम सिस्टम में कई प्रकार के न्यायाधीश आते हैं, लेकिन सलाह किससे लिया जाता है? तो सीजीआई से लिया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लिया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को इनमें से किस विवाद या निर्णय पर न्याय देने का मूल अधिकार है? भाई, कौन सा ऐसा विवाद या निर्णय है जिस पर न्याय देने का मौलिक अधिकार है? संविधान के स्पष्टीकरण संबंधी, विधि संबंधी कानून के वैधानिकता के चलते, भारत सरकार एवं एक या एक से अधिक राज्यों के बीच? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच का जो विवाद है, इस विवाद या निर्णय पर न्याय देने का जो मौलिक अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ही दो या दो से अधिक राज्य या स्टेट वर्सेस सेंटर के बीच के विवाद को निपटा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन आंसर सही ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये उस समय के प्रश्न है, अभी के संदर्भ में हम लोग नहीं लेंगे। अभी एक करंट अफेयर का सवाल है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश की कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो 65 साल तक रह सकते हैं। तो इनकी आयु जो है, सिर्फ यहाँ पे आयु पूछा हुआ है, तो ये 6 वर्ष या 65 साल, दोनों में से कोई भी चीज पहले जो हो जाए उसी पे रिटायर हो जाते हैं। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कथन, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संरक्षक के रूप में कार्य करती है, सरासर गलत है। और गलत ही प्रश्न पूछा है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट कानून या तथ्य के विषय में राष्ट्रपति को सलाह देता है केवल तब जब सलाह मांगता है, स्वेच्छा से नहीं, केवल तब जब सलाह मांगता है। ये 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जब राष्ट्रपति 143 आर्टिकल 143 से सुप्रीम कोर्ट से ये सलाह मांगे तब। और ये सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में यदि कोई व्यक्ति जाता है तो वह किस भाषा में आवेदन करेगा? ये भाषा के बारे में पूछ लेता है। तो सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी व्यक्ति आए उसे अंग्रेजी में ही फॉर्म भरना होगा, अंग्रेजी में ही पिटीशन डालना होगा। सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने वर्षों तक न्यूनतम यानी मिनिमम कार्य करना होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर, चूंकि ये 5 साल भी कहीं कहीं होता है, कहीं 10 साल भी होता है, तो ये थोड़ा सा ऑप्शन के चलते कंफ्यूजन कर दिया है। तो आगे की ओर इस प्रश्न को लेते हुए देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो योग्यता है उनमें से हाई कोर्ट में कितने साल तक अवधित कार्य अनुभव की जरूरत होती है। ऐसे इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, डी हो जाएगा, 5 वर्षों तक। संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व यानी रेवेन्यू ऋण वसूली जाती है, ये किसके द्वारा? भारत के लोक लेखा, भारत की आकस्मिक निधि, भारत की समेकित निधि। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, संचित निधि। भारत की समेकित निधि के द्वारा प्राप्त राजस्व या ऋण वसूली समेकित निधि में किया जाता है। तो जो रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है या ऋण वसूली प्राप्त हो रही है वो समेकित निधि में हो जाएगा। भारत के न्यायाधीशों यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के जजों के वेतन किसके अहरित होता है, माने किसके द्वारा? तो ये संचित निधि, भारत की जो संचित निधि है, संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। उनका वेतन या भत्ते को संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। अगले प्रश्न पूछा है कि एस जितेंद्र बाबू भारत के वर्तमान संविधान लागू होने से कौन से न्यायाधीश हैं? तो ये प्रश्न का संदर्भ अलग है, ये 34वें नंबर के हैं। अभी तो कई अन्य नंबर हो गए हैं, 50वें या 51वें नंबर के अभी सीजीआई हैं, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये सांसद के पास है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? सांसद के पास है। उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? अभी वर्तमान में 34 है। ये ऑप्शन को मत याद रखिएगा। एक सीजीआई प्लस अन्य 33 जज है, तो इसका सही उत्तर 34 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भारत के संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है। संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न ऑप्शन ही दिया हुआ है और इनमें से विचार करना है कि कौन सा सत्य है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य 25 मुख्य सामान्य न्यायाधीश है। ये बढ़ गया है, ये अब 34 है। सर्वोच्च न्यायालय अस्थायी रूप से दिल्ली में स्थित है, परंतु यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश चाहे तो भारत के राष्ट्रपति के सलाह से कहीं और भी इसकी बैठक बुला सकते हैं। ये भी इसका सही है। भारत और विदेशी देश के बीच विवादों के ऊपर तक सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र है। ये इसका गलत ऑप्शन है। तो इसका सही ऑप्शन 1, 2 और 3 हो जाएगा कि भारत के संविधान के अनुसार ही सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 34 को हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय अस्थायी रूप से दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रपति की सलाह से कहीं और बैठक के लिए जगह को फिक्स कर सकता है, सामान्य भाषा में समझे। भारत और विदेशों से संबंधित विवादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जो नीदरलैंड, यूरोपियन कंट्री नीदरलैंड के द हेग उसकी राजधानी में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग के अधिकारों संबंधित स्पष्टीकरण राज्य के चुनाव से संबंधित मांगा गया, वो संविधान के किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है? तो इनमें से उपयुक्त कोई नहीं, चूंकि चुनाव आयोग भी एक स्वतंत्र निकाय है। चुनाव आयोग के अलग ये संविधान के तहत है, उस पर विचार कर सकती है, लेकिन ये स्पष्टीकरण नहीं मांग सकते हैं इसमें किसी भी आर्टिकल के तहत। आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग का गठन किया जाता है, गठन संस्था के बारे में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि 324 दिया हुआ है अनुच्छेद
और आर्टिकल 174 के बारे में भी चर्चा दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्णय कौन लेता है? तो भारत का संसद के अंतर्गत आता है, वही ले सकता है निर्णय। भारतीय संविधान में किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? संघ की न्यायपालिका का उल्लेख किस भाग में है? तो ये भाग संख्या 5 में है संघीय न्यायपालिका का उल्लेख, जो आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक संघीय न्यायपालिका है, संघीय कार्यपालिका है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति करता है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? केरल का उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में स्थित है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, लेकिन वहां पे हाईकोर्ट जो है वो एर्नाकुलम में स्थित है। तो ये प्रश्न पूछने की संभावना बन जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? अंडमान निकोबार समूह ये आंध्र प्रदेश के क्षेत्राधिकार में आते हैं। कोलकाता के क्षेत्राधिकार में आते हैं। कोलकाता हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आते हैं, आंध्र प्रदेश नहीं अपितु कोलकाता हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई थी। एडॉप्ट या तदत का अर्थ क्या होता है? एडॉप्ट का अर्थ होता है इस उद्देश्य से अतिरिक्त व्यवस्था। 23 का ऑप्शन नंबर बी। अगर न्यायाधीशों की कमी होती है तो एडॉप्ट पेजरों का नियुक्त किया जाता है कुछ समय के लिए, जो रिटायर्ड है। 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं संघीय प्रदेशों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। किसके द्वारा? तो ये राष्ट्रपति संसद में कानून बनाकर ये ऐसा किया जाता है। ये राष्ट्रपति के द्वारा तक किया ही जाएगा, लेकिन ये एक्ट के द्वारा उस राज्य के लिए आनुपातिक रूप से संसद में कानून बनाकर। इसका उदाहरण जो है पंजाब और हरियाणा के संयुक्त हाईकोर्ट चंडीगढ़ में स्थित है। तो ये संसद में कानून बनाकर ऐसा किया जा सकता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में न्यायपालिका है प्रधानमंत्री के देखरेख में, राष्ट्रपति के देखरेख में? नहीं, ये स्वतंत्र निकाय है। न्यायपालिका के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का तात्पर्य क्या होता है? न्यायपालिका के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का तात्पर्य मृत्युदंड देने का अधिकार, विदेशों में होने वाले समनों की सुनवाई की योग्यता, पहली बार सीधे मामले की सुनवाई की योग्यता, सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने की शक्तियां, एक भी सुनवाई के बिना मामले में निर्णय देने की शक्तियां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकार को कानूनी मामले में सलाह देने की शक्तियां। ये क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है गवर्नमेंट को कानूनी मामले की सलाह दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका ऑप्शन नंबर सी, पहली बार सीधे मामले की सुनवाई की योग्यता। सरकार को किसी मामले में सलाह देने की शक्तियां है। ये राष्ट्रपति से सलाह मांग सकता है आर्टिकल 143 के तहत, लेकिन सरकार को सीधे कानूनी सलाह तो नहीं दे सकता है। ये पहली बार सीधे मामले की सुनवाई की योग्यता है, हमारे मौलिक अधिकार है, जो हम सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट में डायरेक्ट रिट पिटीशन कर सकते हैं, वहां हम लोग जा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? भाई, कौन सा अधिकार सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है? सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक पुनर्निरीक्षण, न्यायिक पुनर्निरीक्षण, कानूनी पुनर्निरीक्षण, न्यायिक पुनर्निरीक्षण, जिसे हम लोग कानून को फिर से अपना जो दिया हुआ डिसीजन को फिर से रिव्यू कर सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार है, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार प्राप्त है। किसके लाभ के पद की परिभाषित की गई है? किसे लाभ के पद की परिभाषित की गई है? लाभ का पद यानी कोई भी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर पे बैठा हुआ व्यक्ति, संसद को, सर्वोच्च न्यायालय ने, मंत्रिपरिषद को या संविधान ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुप्रीम कोर्ट ने लाभ प्रॉफिट का पद के लिए परिभाषित किया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सलाह पे की जाती है, लेकिन यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय न्यायपालिका को स्वतंत्रता दिलाने वाले अत्यंत मुख्य सार है। भारतीय न्यायपालिका को स्वतंत्रता दिलाने वाला अत्यंत मुख्य सार क्या है, इसका एक ब्रीफ क्या है? पुनरावलोकन का अधिकार, ये भी सही है। अगर संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो विधानमंडल में कार्यकारी अधिनियम पारित कानूनों को रद्द करने का हक है। मूल अधिकारों का रक्षक है। न्यायपालिका के कार्यों में कार्यकारी और विधानमंडल के हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है कि न्यायपालिका के कार्यों में कार्यकारी या विधानमंडल हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। यह एक स्वतंत्र निकाय है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में उच्चतम न्यायालयों की संख्या अभी 25 हो चुका है। मध्य प्रदेश में एक आदिवासी महिला उच्चतम न्यायालय को एक टेलीग्राफ भेजकर शिकायत करती है कि पुलिस ने अवैध रूप से उसे हिरासत में रखा है। उसे उपयुक्त राहत प्रदान करने के लिए उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा आदेश जारी कर सकता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हैं, जिसमें 32 का ए वर्ग ए के तहत दिया जाता है कि 24 घंटे के अंदर पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करे, कारण क्या है इसके बारे में बताया जाती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आज के लिए 23 प्रश्न थे और ये प्रीवियस ईयर रेलवे के प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न थे। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो थैंक यू।